आज सावन का दूसरा सोमवार है। देश भर के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ है। कांवड़ यात्रा भी अब अपने आखिरी दौर में है। दिल्ली से हरिद्वार तक कांवड़ियों के खास इंतजाम भी किए गए हैं। हरिद्वार से जल लेकर कांवड़िए अपने नजदीकी शिवालयों में पहुंचते हैं। उससे पहले आज सावन के दूसरे सोमवार के दिन भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शिवालयों में सुबह से ही पुलिस के जवान मुस्तैदी से नजर रखे हुए हैं। कई जगहों पर ड्रोन से पूरे इलाके में निगरानी रखी जा रही है। सनातन मान्यता के मुताबिक सावन के सोमवार के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करने और जलाभिषेक करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वही कांवड़ यात्री भी 11 अगस्त को शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाएंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली से यूपी तक अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली से हरिद्वार तक 40,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। नोएडा में कांवड़ यात्रा की सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। सहारनपुर में 3,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, लगातार उससे मॉनिटरिंग हो रही है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए देहरादून एक्सप्रेसवे पर बाइक, ऑटो की एंट्री बैन कर दी गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे रूट का एक हिस्सा भी 5 दिनों के लिए बंद किया गया। मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, गाजियाबाद से लेकर दिल्ली यूपी बॉर्डर तक जगह जगह कांवड़ियों के लिए कैंप लगाए गए। गाजियाबाद में 12 अगस्त तक रूट को डायवर्ट कर दिया गया। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अयोध्या की और वाराणसी की तस्वीरें, जहां पर भक्तों की लंबी लंबी कतार है। कांवड़ के रास्तों पर हालांकि इस दौरान सीसीटीवी, वॉच टावर और कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तैनाती भी की गई है। दिल्ली यूपी बॉर्डर तक जगह जगह कांवड़ियों के लिए कैंप भी लगाए गए हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों की जो एंट्री है वो भी बंद कर दी गई है। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और आप हर तरफ कांवड़ की धूम देख रहे हैं। कांवड़िए दूर दूर से जल ला करके अपने इलाके में शिवालयों पर चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं। और ये 3 अलग अलग तस्वीरें झारखंड, सहारनपुर, मुरादाबाद और सीतापुर की। अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन 17वें दिन भी जारी है। प्रोटेस्ट कर रहे छात्र आज झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। सुबह 10 बजे छात्रों का मार्च शुरू होगा। रविवार सुबह से ही राज्य के अलग अलग जिलों से छात्र रांची पहुंच रहे हैं। वहीं पुराने विधानसभा परिसर और मोहराबादी मैदान के पास अभ्यर्थियों की भीड़ इतनी बढ़ गई है कि वहां बना पंडाल भी छोटा पड़ गया है। छात्रों की विधानसभा मार्च को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। विधानसभा के आसपास कई लेयर की सिक्योरिटी भी की गई है। कटीले तारों से बैरिकेडिंग की गई। छात्रों ने यह ऐलान किया है कि जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है, आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जेएसएससी में रेट बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वो छात्रों से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। हाय 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 हाय। रांची में छात्र करेंगे विधानसभा का घेराव। हमारा जो आंदोलन है यह शांतिपूर्वक होगा, यह भी इस बात को सुनिश्चित हम ही लोगों को करना है। सरकार और छात्रों में नहीं बनी बात। हम लोग की जो मांग है सीजीएल परीक्षा रद्द, मतलब रद्द, इससे नहीं रुकने वाले। सरकार का ऑफर छात्रों ने नकारा। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती है, झारखंड के संपूर्ण छात्र जो है, झारखंड के संपूर्ण छात्र आंदोलनरत रहेगा।
बंद करो, यूपीएससी में सीट की खरीद बिक्री बंद करो, बंद करो, बंद करो। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ आज रांची में जबरदस्त प्रोटेस्ट होने जा रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जुटे हजारों छात्र आज रांची की सड़कों पर उतरेंगे। बंद करो, बंद करो, यूपीएससी जेएसएससी में रेट बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार के साथ 3 दौर की बातचीत फेल होने के बाद आज छात्र झारखंड विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। छात्रों ने ऐलान किया है कि उनका मार्च शांति के साथ और नॉन पॉलिटिकल होगा। जब तक सीजीएल रद्द की मांग हमारी नहीं मानी जाती, हम नहीं जाने वाले। और हमारा जो आंदोलन है यह शांतिपूर्वक होगा। यह भी इस बात को सुनिश्चित हम ही लोगों को करना है, जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक अपने कोड ऑफ कंडक्ट का पालन किया है, इतनी सुचिता के साथ आंदोलन को जारी रखा है। मैं आप सभी छात्रों से, अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि कल जब हमारा घेराव हो विधानसभा का सुबह 10 बजे, तो इसी शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। हम लोग गांधी के पुजारी हैं, अहिंसक हैं और गांधीवादी तरीके से ही अपनी मांगों को रखने का प्रयास करेंगे। छात्रों के विधानसभा घेराव को देखते हुए पूरे इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। जयपाल सिंह स्टेडियम से झारखंड विधानसभा की दूरी करीब 14 किलोमीटर की है। छात्रों को विधानसभा की तरफ आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेडिंग की है। बैरियर के ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं। पुलिस ने छात्रों से शांति के साथ प्रोटेस्ट करने की अपील की है। सुरक्षा के जो भी इंतजाम है वो पूर्णतः किए जा रहे हैं, पर मेरा आप सभी के माध्यम से सभी छात्रों से, उनके अभिभावकों से, जैसा माननीय मंत्री जी ने अनुरोध किया है कि इस गतिरोध को उनको छोड़ना चाहिए। परंतु फिर भी अगर ये विधानसभा घेराव वाला कार्यक्रम जो रहता है उसमें हम लोग की सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इंतजाम और निर्देश यही है कि किसी भी तरीके से किसी भी छात्र को अधिक ना हो, किसी के साथ में किसी तरह की भी कोई कार्रवाई ना हो, उसी पे जोर रहेगा। तो उनसे अनुरोध है कि अगर घेराव करना भी है तो पूर्णतया शांतिपूर्ण तरीके से। झारखंड के सभी 24 जिलों से नौजवान ट्रेन और बसों में भरकर रांची पहुंच चुके हैं। रांची के सड़कों पर छात्रों का सैलाब नजर आ रहा है। पूरा रांची छात्रों के नारों से गूंज रहा है। छात्र रांची की सड़कों पर छात्र एकता जिंदाबाद और जब जब छात्र बोलता है राज सिंहासन डोला है के नारे लगा रहे हैं। रांची में हजारों लाखों छात्रों के हुजूम ने हेमंत सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों से मार्च न निकालने की अपील की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार छात्रों को न्याय दिलाने का दावा कर रहे हैं। हर चीज, हर समस्या का समाधान संवाद से होता है, लाठी गोली डंडा से नहीं होता है। लाठी गोली की आवश्यकता सीमाओं पे होती है, दुश्मनों के साथ होती है। जो देश का दुश्मन है उनके साथ होता है। देश के अंदर रहने वाले लोगों के साथ, अपने घर में लाठी डंडों के साथ किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि नुकसान बहुत होता है। मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं। आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पर बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा और न्याय होते हुए दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे। इससे पहले रविवार को छात्रों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच तीसरे राउंड में 5 घंटे से ज्यादा तक बातचीत चली। सरकार ने छात्रों की कई अहम मांगों पर सहमति जताकर आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की। सरकार 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने और मामले की जांच के लिए तैयार है। साथ ही छात्रों की दूसरी मांग पर भी सरकार ने सहमति जताई है, लेकिन सीबीआई जांच के मुद्दे पर पेच फंस गया है। उच्च शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार का दावा है कि अनशन कर रहे छात्रों की करीब 98% मांगे मान ली गई हैं।
98% बिंदुओं पर सरकार ने सहमति प्रदान की। 2% बिंदु पूरे में मसले में जो बचे, जो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की परीक्षा के रद्द करने के थे, और सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश पर परीक्षा कंडक्ट की गई है, जिसका परीक्षा का प्रकाशन है, जिसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार अपने तरफ से रद्द नहीं कर सकती है। झारखंड में 14वीं जेपीएससी की प्री परीक्षा रद्द करने पर सहमति बन गई है। 2023 और 2025 जेपीएससी बैकलॉग परीक्षाओं को भी रद्द किया जाएगा। झारखंड सरकार ने रिटायर्ड जज की निगरानी में सीआईडी जांच का प्रस्ताव रखा है। छात्रों का कहना है कि सिर्फ परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है। वो भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक की सीबीआई से निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सरकार और छात्रों के बीच 3 मुद्दों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। टीडीपीएल एजेंसी द्वारा करवाई गई सभी परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति नहीं बनी है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के लिए सरकार तैयार नहीं है और अभय तिवारी जिन परीक्षाओं में शामिल रहा, वो सभी परीक्षाओं को रद्द करना, ये भी विवाद का मुद्दा है। बैठक में डिमांड पूरी नहीं होने के बाद छात्रों ने ऐलान कर दिया, जब तक उनकी सारी मांगें नहीं मानी जाती, आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग की जो मांग है, सीजीएल परीक्षा रद्द मतलब रद्द, इससे नहीं रुकने वाले। इस मांग के साथ हम लोग वहां से आए। दूसरी बात, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम लिया गया हो, सारा एग्जाम रद्द हो, उसका सीबीआई जांच हो। अभय तिवारी का जिन जिन एग्जाम में इन्वॉल्विंग हो, सारा एग्जाम रद्द हो, उसमें सीबीआई जांच हो। हम लोगों ने अपना फैसला सरकार को सुना दिया। छात्रों के गुस्से को देखते हुए सोरेन सरकार थोड़ा झुकी है। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्री परीक्षा गड़बड़ी की जांच सीआईडी के साथ साथ ईडी से भी कराने का ऐलान कर दिया है। 14वीं जेपीएससी के घपलों की, गलतियों की, घोटालों की जांच सीआईडी करेगी और साथ में हम ईडी को भी एक आग्रह पत्र देंगे कि ईडी भी इस मामले में जांच में शामिल हो। छात्रों के गुस्से को देखते हुए अब एक्शन भी शुरू हो गया है। सीआईडी समन मिलने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। जिन 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है, उनके नाम हैं डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनिमा हसनदा और डॉक्टर जमाल अहमद। कमीशन के 3 सदस्यों का इस्तीफा राज्यपाल संतोष गंगवार ने स्वीकार कर लिया है। जेपीएससी के चेयरमैन एल खिंगाते ने पहले ही इस्तीफा दे रखा है। इस तरह से अब जेपीएससी के पुनर्गठन का रास्ता साफ हो गया है। हमने चोरी पकड़ ली है, नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। आप विश्वास रखिए, हम इसी मिट्टी में जन्मे और इसी मिट्टी में दफन भी होंगे। 16 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे छात्र अब सरकार के किसी वादे पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब उन्हें एक्शन चाहिए। नॉर्थ 24 परगना में बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के काफिले पर हुए हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ममता बनर्जी पर हुए हमले के विरोध में तृणमूल कांग्रेस आज शाम 4 बजे से 5 बजे तक विरोध प्रदर्शन करेगी। साथ ही कल्याण बनर्जी हाईकोर्ट में केस भी करेंगे। इस दौरान ममता बनर्जी भी हाईकोर्ट पहुंच सकती है। ममता के काफिले पर हुए हमले को टीएमसी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में लगी है। रविवार को ममता बनर्जी के काफिले पर उस वक्त हमला हुआ जब वो नॉर्थ 24 परगना में एक टीएमसी कार्यकर्ता के घर जा रही थी, जिसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। तभी गुस्साई भीड़ ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया और हमला कर दिया। लोगों ने इस दौरान ममता बनर्जी की कार को चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने भीड़ को अलग अलग कर दिया। तो वहीं जब ममता टीएमसी कार्यकर्ता के घर पहुंची तो लोगों ने चोर चोर के नारे भी लगाए। मेरे को गाड़ी में बड़ा बड़ा पत्थर मारा गया, बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में आके हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ। हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। क्या कर रहा है इतना? पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है।
ममता बनर्जी के आरोपों पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तीखा हमला बोला। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी पर हमले के जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। ममता बनर्जी को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। बल्कि पुलिस ने पूरी मुस्तैदी और नियमों के साथ अपनी जिम्मेदारी भी निभाई है। उन्हीं Z+ कैटेगरी पान আমরা উইথড্র করিনি। ডাইরেক্টর অফ সিকিউরিটি সিনিয়র অফিসার এখানে আছেন, আমার সিকিউরিটির জন্যই আছেন। দেখুন, আমি ওনাকে নেমেই জিজ্ঞেস করেছিলাম জি ইজ দেয়ার এনি কমিউনিকেশন। তারা বলেছেন কমিউনিকেশন আমাদের কাছে ছিল না। তবুও আমি টিভি ছবিতে যেটুকু দেখেছি, সিনিয়র পুলিশ ডিসির নেতৃত্বে পুলিশরা তাকে প্রপারলি সাপোর্ট দিয়েছে এবং আমি বিজেপির কোনো পরিচিত মুখকেও দেখিনি, ঝান্ডাকেও দেখিনি। এখন উনি বাড়ির লোক বলছে আমরা ডাকিনি, আমরা উনি যুক্ত হন চাই না। আর উনি বলছেন যে আমি মানে ওই কার্বাইড দিয়ে কাঁঠাল আম পাকানো হয় না, জামাই ষষ্ঠীর আগে বেশি হয়, তা উনি জোর করে ঢুকে চাইছেন যে লকআপে মেরে দিয়েছে, বিজেপি মেরে দিয়েছে, তৃণমূলের সম্পদ। वहीं ममता बनर्जी के काफिले पर हुए हमले से टीएमसी आग बबूला है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी आरोप लगा रहे हैं कि ये सभी कुछ सीएम शुभेंदु अधिकारी के इशारे पर ही हुआ है। टुडे वी Mamata Banerjee went to that place. When we reached there, the BJP peoples were throwing big stones to the into the car itself, and continuously these stones were thrown. And then and Didi was about to be very much assaulted, and stones were targeted to Mamata Di. The glasses were up, otherwise the stones were coming to her head itself, and it would have been a serious consequences. This was made with a target to Mamata Banerjee to assault and to kill her. It's an attempt to murder case. 100 BJP workers were there, and police was remaining silent spectator, absolutely silent spectator. Of course, that was the direction was given by the CM Shubhendu Adhikari. 24 परगना में ममता बनर्जी के काफिले पर हुए हमले पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि 14 सालों तक ममता बनर्जी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन बीजेपी इस तरह के हमले का कभी समर्थन नहीं करती। देखिए, वो जो भी किए हैं 14 साल, हम इस नया सरकार के एक टीम मेंबर होके माननीय मुख्यमंत्री के हम ये समर्थन नहीं करते, हमारे पार्टी भी नहीं करते, हमारा सरकार भी नहीं करते। ये मारना, पकड़ना, कादा फेंकना, काली फेंकना, जूता का चप्पल फेंकना, ये हमारा संस्कृति नहीं हो सकता है। ये भाजपा का संस्कृति नहीं है। हो सकता है ममता बनर्जी बहुत कुछ किए है, बहुत दोष किए है, लेकिन हम तो ये समर्थन कभी नहीं कर सकते। वो भी एक महिला, और वो भी इतना उम्र के महिला, हम इसको समर्थन नहीं करते हैं। हम मॉनसून सत्र के आखिरी चरण में अब संसद के अंदर कामकाज हो सकता है। आज सरकार लोकसभा में 4 बिल पेश करने जा रही है। ये वो बिल हैं जो राज्यों की डिमांड से जुड़े हैं, इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि आज विपक्ष संसद की कार्यवाही चलने देगा। आज जो 4 बिल पेश होने जा रहे हैं उनमें केरल का नाम बदलकर केरलम करने का बिल है, ट्रिब्यूनल व्यवस्था में बदलाव की तैयारी का बिल है, अमित शाह सदन में मौजूद रहेंगे और खुद सहकारी क्षेत्र से जुड़े कानून को बदलने का भी बिल पेश करेंगे। इसके साथ ही चौथा बिल खनन को लेकर के आ रहा है, जिसे अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। तो आज उम्मीद की जा रही है कि सदन में कामकाज हो पाएगा। आज सरकार की तरफ से 4 बिल पेश किए जाएंगे।
संसद में अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामे और प्रोटेस्ट की तस्वीरें अभी तक मानसून सत्र का हाईलाइट बनी है, लेकिन आज तस्वीर थोड़ा बदली हुई दिखाई दे सकती है। मानसून सत्र के अब केवल 4 दिन बचे हैं। सरकार लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से बात कर रही है। किरेन रिजिजू खुद राहुल गांधी से कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। आज सदन में जो 4 बिल लाए जा रहे हैं वो देश के कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे को आधुनिक बनाने और राज्यों की मांग को पूरा करने वाले हैं। इसलिए विपक्षी पार्टियां इन बिलों का विरोध करने का जोखिम नहीं उठा सकती। मैंने कहा, देखिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी comes to the parliament very early morning and he leaves the parliament complex in the late night. सरकार आज लोकसभा में जो 4 बिल लेकर आ रही है उनमें केरल नाम में परिवर्तन विधेयक 2026 है। इस बिल में केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव है। ये बदलाव केरल विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के बाद लाया जा रहा है। दूसरा है ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक। ये बिल देश के ट्रिब्यूनल सिस्टम में बड़े प्रशासनिक बदलाव और सुधार करने का प्रस्ताव करने वाला है। तीसरा बिल है राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक। इस बिल में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए सुधार करने के उपाय। चौथा बिल है खान और खनिज संशोधन विधेयक बिल। ये बिल खनन यानी माइनिंग सेक्टर में नियमों को मॉडर्न बनाने और बड़े बदलावों से जुड़े प्रस्तावों वाला है। हमारा 3 नए बिल आ रहे हैं, ट्राइब्यूनल्स वाला भी आ रहे हैं, हमारे पास माइंस एंड मिनरल्स वाला बिल्स भी आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स हमारे पास और है सरकार के पास, उसको भी हम लेके आ रहे हैं। मैं फिर से अपील करता हूं, कांग्रेस पार्टी के कुछ नए एमपीज भी आए हैं, कुछ ऑपोजिशन के नए एमपीज चुन के आए हैं, उसको बेचारे बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। कांग्रेस का सीनियर लीडर हंगामा करता है और उसके जो नए एमपीज है वो बोलने का मौका नहीं मिलता है। गृह मंत्री अमित शाह ही राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक को खुद पेश करेंगे। परिसीमन बिल आज की लिस्ट में नहीं है। परिसीमन के साथ साथ एफसीआरए बिल भी अभी लिस्ट में नहीं है। देखिए, डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब वो कहते हैं कि डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन को कांग्रेस विरोध करते हैं, तो ये तो एक तरीके से देश के महिलाओं के साथ धोखा है। तो सब मालूम है, हम लोग का कमिटमेंट को तो सब जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि महिलाओं को उनका अधिकार देके हम रहेंगे। अब कांग्रेस इसको बार बार विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। यही वो 2 बिल हैं जिन पर सरकार सहमति बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कई राउंड की मीटिंग के बाद भी बात नहीं बनी। अब आज सरकार इन 4 बिलों के जरिए मानसून सत्र के बचे हुए दिनों के काम का कोटा पूरा करना चाहती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। सीतापुर में सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस सपा को सत्ता का नशा है। सत्ता का नशा खतरनाक होता है। कांग्रेस के पतन का कारण सत्ता का नशा है। देश के युवा ने कांग्रेस को पूरी तरह से दफन कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बताएं कि उन्होंने नौजवानों के लिए आखिर क्या किया है। जो पाप उस कालखंड में बांटने का काम उस कालखंड में उन लोगों ने किया था, जिसके कारण देश गुलाम हुआ था, वही पाप आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता समाज को जाति के नाम पर बांटने का पाप फिर से कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, इनके बांटने का परिणाम क्या है? कोई पूछे तो इन लोगों से, किसी ने पूछने का प्रयास किया कभी कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन इन्होंने अपने समय में इन्होंने क्या किया था? युवाओं के लिए क्या किया था? किसानों के लिए क्या किया था? गरीबों के लिए क्या किया था? इन्होंने महिलाओं के लिए पिछले 4 दिन के अंदर गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में 3 करोड़ कांवड़ यात्री शिव भक्त गए हैं हरिद्वार में जल लेने के लिए। 3 करोड़ हर हर बम बम का नारा करते हुए, शिव की भक्ति में झूमते हुए, क्या बच्चे, क्या युवा, क्या महिला, क्या बुजुर्ग
सबका एक ही धुन है, शिवमय वातावरण, कितना आनंददायक था। 17 के पहले समाजवादी पार्टी इस कांवड़ यात्रा को निकलने नहीं देती थी। हम लोग आए, हमने कहा भी कांवड़ यात्रा को कौन रोक सकता है, कांवड़ यात्रा निकलेगी, अनुशासन के साथ निकलेगी, गौरव के साथ निकलेगी। और अब बड़ी खबर, अतीक के बेटे उमर के समर्थकों पर प्रयागराज में मुकदमा हो गया है। उमर के समर्थकों ने टोल प्लाजा का बैरियर तोड़ा था। अतीक के बेटे अबान के अंतिम संस्कार में उमर अपने समर्थकों के साथ शामिल हुआ था। उमर के समर्थकों ने किसी भी बूथ पर टोल नहीं दिया और बैरियर तोड़ते हुए वहां से निकल गए। ऐसे 25 गाड़ियों की पहचान करके प्रयागराज के नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। उमर के कई समर्थक बिना नंबर प्लेट वाली कारों से भी आए थे। इन कारों की जांच की जा रही है और साथ ही पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज से उन लोगों की भी पहचान करके टोल वसूलने की पूरी तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर से अपने विवादित बयान की वजह से चर्चा में हैं। रीवा एयरपोर्ट पर एक कार्यक्रम के दौरान एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल का विरोध करने वालों पर उन्होंने निशाना साधा। सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि आंदोलन हो रहा है, एथेनॉल नहीं चलेगा, शुद्ध पेट्रोल चाहिए। सांसद ने एथेनॉल का विरोध करने वालों पर अटैक करते हुए यहां तक कह दिया कि शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा। 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलल लाग। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिला हुआ 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो बाप के यहाँ से है, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं देश में, तो कहां से है। और आज की बड़ी खबर, बेंगलुरु में फूड सेफ्टी को लेकर बड़ा मिशन चल रहा है। बेंगलुरु शहर में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने छापेमारी की कार्रवाई करके कई नामी गिरामी होटल्स और रेस्टोरेंट्स के किचन से भारी तादाद में एक्सपायर्ड फूड बरामद किया है। ऑफिसर्स ने 132 किलो खाद्य सामग्री जब्त की है। 15 लीटर इस्तेमाल किया हुआ कुकिंग ऑयल बरामद हुआ है। कई जगहों पर तो नॉनवेज इतनी खराब स्थिति में था कि उसे फेंका गया। साथ ही बार बार इस्तेमाल किया गया कुकिंग ऑयल भी बरामद किया गया है। एक्सपायर्ड मिल्क के कई पैकेट बरामद हुए हैं और इसके बाद डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट्स को भी सील कर दिया है। सड़ा हुआ चिकन, सड़ी हुई मछलियां, खराब दूध और दही, खराब कुकिंग ऑयल। गिनती करते करते आप थक जाएंगे और हैरानी तब दोगुनी हो जाएगी जब आपको यह पता लगेगा कि यह सड़ा हुआ सामान 5 स्टार होटल्स के किचन से निकल रहा है। और ये जगह है बेंगलुरु, देश का आईटी हब, कर्नाटक की राजधानी। देश के मेट्रोपॉलिटन सिटी में 5 स्टार होटल्स के किचन में जो कुछ मिल रहा है उसे देखकर हर कोई हैरान है। अब आप तैयार हो जाइए, अब आपको लंबी लिस्ट दिखाते हैं। होटल स्काई के किचन से क्या मिला वो देखिए। सड़ा हुआ चिकन बीफ 45 किलो, खराब वेजिटेबल कटलेट 6 किलो, इस्तेमाल किया हुआ कुकिंग ऑयल 15 लीटर, यानी करीब 51 किलो खाने का सामान तो सड़ चुका था या एक्सपायर्ड था। कुल मिलाकर खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। यह हाल केवल एक होटल का नहीं था, बेंगलुरु में लिस्ट लंबी है। अब बेंगलुरु के होटल रॉयल चेन का किचन देखिए। यहां से 50 किलो बतख का मांस मिला, 5 किलो मछली खाने लायक स्थिति में नहीं थी, 55 किलो माल मिला जिसे फौरन नष्ट कर दिया गया। बेंगलुरु के कुछ और रेस्टोरेंट का हाल देखिए। मद्रास किचन से 5 किलो हरी मटर मिली जो इस्तेमाल नहीं हो सकती। टेस्कॉन होटल के किचन में मिला 5 किलो मशरूम, खाने लायक नहीं था। सैंचेज होटल से 3 किलो मछली जब्त की गई जो खराब हो चुकी थी। इसके साथ ही 7 किलो केक और आलू भी मिला जो खराब हो चुका था।
फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एक दिन की ड्राइव में 135 किलो सड़ा हुआ माल जाने माने रेस्टोरेंट के किचन से बरामद किया। 15 किलो ऐसा कुकिंग ऑयल था जो कई बार इस्तेमाल किया जा चुका था। खाने के नाम पर जहर परोस रहे इन रेस्टोरेंट के खिलाफ क्या एक्शन हुआ वो भी देख लीजिए। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने यूबी सिटी में मौजूद स्काई किचन में अनियमितता के चलते इस रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। कई दूसरे रेस्टोरेंट के सैंपल भी लिए गए हैं। इनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी एक्शन लिया जा सकता है। मॉनसून की तेज बारिश जारी है। पहाड़ों पर जारी भारी बारिश के बाद जहां देश के सभी बड़ी नदियां इस वक्त उफान पर हैं, तो आज भी देश के 16 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी है। इधर हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। हालांकि यमुना के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन प्रशासन अब भी अलर्ट पर है। यूपी के 14 जिलों में आज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के बाद नर्मदा में आई उफान से नदी किनारे के लोग सहमे हुए हैं। गंगा की तेज धार में फंसे कांवड़ियों का रेस्क्यू। चिनाब में बहे युवकों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। यमुना के बढ़ते वाटर लेवल पर अलर्ट। नर्मदा नदी का हाहाकारी प्रहार। बारिश के बीच खिसकते पहाड़। ये तस्वीरें बता रही हैं कि देश में पहाड़ से लेकर मैदान तक मॉनसून फुल रफ्तार में है। देश की सभी बड़ी नदियां उफान मार रही हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा से लेकर चिनाब तक अपने किनारे रहने वाले लोगों को डरा रही हैं। तो आज भी देश के 16 राज्यों में जोरदार बारिश का अलर्ट है। राजधानी दिल्ली पर बारिश के बाद अब बाढ़ का खतरा है। हालांकि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद बढ़ा दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब घटने लगा है। रविवार शाम 6 बजे ओल्ड रेलवे ब्रिज पर जलस्तर 203.21 मीटर दर्ज हुआ, जबकि शनिवार रात ये 204.09 मीटर था। यमुना के बढ़ते जलस्तर पर नजर रखने के लिए फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट अलर्ट मोड में है। राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बाद अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हथनीकुंड बैराज से 30,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि यमुना नदी खतरे के निशान से 3 मीटर नीचे बह रही है, यानी 203 मीटर के नीचे है। लेकिन दिल्ली सरकार ने वार्निंग जारी कर दी है। दिल्ली के निचले इलाकों में रहने वालों को ये चेतावनी दे दी गई है कि कोई भी यमुना नदी के किनारे ना जाए, खासकर बच्चे। लगातार एसडीआरएफ के जवान भी और यमुना नदी के किनारे गश्त कर रहे हैं। फ्लड और इरिगेशन डिपार्टमेंट सतर्क हो चुका है और लगातार नजर रखी जा रही है कि अगर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता है तो तुरंत ही निचले इलाकों को खाली करा लिया जाए। यूपी में लगातार हो रही मानसूनी बारिश से गंगा, यमुना, शारदा और सरयू समेत 10 से ज्यादा नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। गंगा के उफान का असर शाहजहांपुर के मिर्जापुर इलाके में देखने को मिल रहा है, जहां कई गांवों में गंगा का पानी घुस गया है। लोगों को पशुओं के लिए चारे की समस्या होने लगी है। आज भी यूपी के 14 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज और औरैया में अनेक स्थानों पर आज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। सैलाब की चपेट में जो कुछ भी आ रहा है तिनके की तरह बहते जा रहा है। नदी किनारे बने कई घर बाढ़ में डूब गए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। ढिंढोरी में नर्मदा, खरमेर और चकरार नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो मंडला जिले में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे गंभीर हालात बन गए हैं। डिंडोरी और बालाघाट जैसे ऊपरी जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश से मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है।
नदी किनारे बसी बस्तियों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से नर्मदा किनारे के कई घाट और मंदिर पानी में डूब चुके हैं। खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आईएमडी भोपाल ने आज प्रदेश के रायसेन, नर्मदापुरम, कटनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, दमोह, सागर, पांडुर्ना, नरसिंहपुर, सिवनी और पन्ना समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ने कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे जिले में अलर्टनेस फैला दिया है। जो भी ऐसे नदी नाले हैं जो कि बाढ़ की चपेट में हैं, उनकी सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे रोड, पुल पुलिया जिनमें पानी ऊपर से आ गया है, उन रास्तों को बंद कराया जा रहा है, पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। साथ ही मंडला शहर में छोटा पुल है, इसके दोनों ओर बैरिकेटिंग लगा दिए गए हैं और साथ ही माहिष्मती घाट में और सहस्त्रधारा में हमने पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वो हमको समय समय पर सूचनाएं दे रहे हैं और जो भी लोग नदी के पास में आ रहे हैं देखने के लिए या नहाने के लिए, उनको सबको हम वहां से दूर कर रहे हैं। गंगा की उफनती धार के बीच फंसे कांवड़ियों को किनारे तक पहुंचाते उत्तराखंड एसडीआरएफ के जवान अब तक 11 कांवड़ियों की जान बचा चुके हैं। पहाड़ों पर हुई भारी बारिश के बाद गंगा में उफान है और एसडीआरएफ के जवान दिन रात गंगा घाटों पर चौकसी कर रहे हैं। हरिद्वार में एसडीआरएफ के जांबाज कांवड़ियों के रेस्क्यू में कामयाब रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अखनूर में रेस्क्यू अब भी जारी है। यहाँ हमीरपुर सिधेर के पास चिनाब नदी की तेज धार में 2 युवक बह गए, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम लगातार उनके सर्च ऑपरेशन में लगी है। यहाँ खोर में 2 लड़का, एक विजय सिंह, एक राकेश सिंह, वो लोग ने रात को कोई पार्टी किया। उसके बाद नदी के बगल में आया, नदी के बगल में आके उनका सुबह 8:30 बजे उनका मामा का लड़का ने देखा उनका बाइक और कपड़ा देखा, तो उन्होंने फिर खबर दिया हम लोगों को। हमने आया टीम लेके आने के बाद हमने उनको सर्चिंग शुरू किया, जैसे कि डीप डाइविंग सेट से पूरा सर्चिंग किया। उसके बाद फिर बोट को पूरा हिलाया, बोट को पूरा हिलाया। उसके बाद फिर फिजिकल सर्च भी किया। अभी भी करते रहे हम, अभी करते रहेंगे। मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं, तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। खूनी नाला इलाके में सिहुता नेशनल हाईवे पर पनियाला नाला के पास पहाड़ दरकने से भारी मलबा सड़कों पर आ गया, जिससे हाईवे पूरी तरह से ठप हो गया। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण चंबा, भरमौर और चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे सहित जिले की कई मुख्य सड़कें बंद हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते कुल 153 सड़कें बंद हैं। मंडी जिले में सबसे ज्यादा 65 सड़कें बंद हैं, तो कुल्लू में 42 सड़कों पर गाड़ियों की ट्रैफिक ठप है। शिमला में 26, तो सिरमौर में 8 सड़कें बंद हैं। कांगड़ा में 5, तो चंबा में 4 और ऊना में 3 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने 10 और 11 अगस्त के साथ साथ 14 और 15 अगस्त के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल के साथ ही उत्तराखंड में भी भारी बारिश और लैंडस्लाइड लोगों के लिए आफत बन गई है। जोशीमठ के किमाना इलाके में सैलाब के साथ भारी मलबा आने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। पहाड़ी नाले से कीचड़ के साथ बड़े बड़े बुलडर सरक रहे हैं। कुदरत की इस कहर से कई मकानों और गौशालाओं को नुकसान हुआ, खेत मलबे में दब गए। लैंडस्लाइड का ये खौफनाक मंजर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का है। तिमली बड़मा सड़क पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ सहित कई जिलों में लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। लगातार मलबा गिरने से राज्य की 120 से ज्यादा सड़कें और हाईवे बाधित हैं। बद्रीनाथ हाईवे और गंगोत्री हाईवे में भी लैंडस्लाइड होने से यातायात प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। असम के गुवाहाटी में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। मूसलाधार बारिश से रुकमणी गांव में घुटनों तक पानी भर गया है। भारी बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ से राज्य के 13 जिलों में करीब 1.5 लाख लोग अब भी प्रभावित हैं। बाढ़ से राज्य में अब तक 99 लोगों की मौत हो चुकी है। ऊपरी असम के गोलाघाट, शिवसागर और जोरहाट जैसे जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बाढ़ के पानी से राज्य में करीब 11,000 हेक्टेयर फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। उत्तर से दक्षिण और पहाड़ों से लेकर मैदान तक मानसून की रफ्तार तेज है और आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है।